हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्कूल एजुकेशन। आज हम वर्ष 2021 के मार्च माह का कक्षा 8वीं का विज्ञान का विषय का प्रश्न पत्र हल करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और आप इसी तरह से और भी वीडियो चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, इसमें हमें कहा गया है एक औजार बनाते समय कोई लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से बार बार पीटता है। इस प्रकार लोहे के टुकड़े को शीट में परिवर्तित कर देता है, तो बताइए। तो इस कथन के अनुसार हमें दो प्रश्न पूछे गए हैं, उसके हमें उत्तर दिखना है। नंबर 1 है, नंबर आ, लोहे के टुकड़े का चपटी शीट में परिवर्तित हो जाना धातुओं के किस गुण को दर्शाता है? तो इसका उत्तर होगा आघात वर्धनीयता। जो ये धातु का ये गुण कहलाता है, आघात वर्धनीयता। नंबर बी देखते हैं, लोहे के टुकड़े को पीट पीट कर शीट बनाने में लोहार के द्वारा लगाया गया बल किस प्रकार का बल होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, पेशीय बल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। यह हमें चित्र दिया गया है, इस चित्र को देख करके हमें प्रश्न नंबर 2 में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 के आ में पूछा गया है, चित्र में दर्शाए गए एक कोशीय जीव का नाम लिखना है। तो जो हमें चित्र में दिखाया गया था उसका नाम है, एक कोशीय जीव का नाम है अमीबा। नंबर बी है, यह सूक्ष्म जीवों के किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका उत्तर है प्रोटोजोआ। जो अमीबा है प्रोटोजोआ नामक नाम के वर्ग में रखा गया है। नंबर 7 देखते हैं। नंबर 7 में है, यह जीव अपनी आकृति किस कारण से बदलता है? इसका उत्तर होगा यह अपनी आकृति भोजन पाने और किसी भी दिशा में गमन करने के लिए बदलता है। प्रश्न नंबर 2 से संबंधित नंबर दा देखते हैं, इस जीव के द्वारा होने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो अमीबा से होने वाले रोगों को हम अमीबाइसिस कहते हैं, यह उसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में हमें यह एक आकृति दी हुई है, इसमें हमें क्या करना है, नीचे दिए गए चित्र को नामांकित कीजिए। तो इस चित्र के आँख की आकृति है ये, इसके विभिन्न भागों को हमें लिखना है। तो हम इस तरह से लिखेंगे, पश्चिमाभ पेशी, यहाँ रेखांकित करेंगे इसे, परितारिका जो कि यहाँ पर है, लेंस जो कि यहाँ पर है, कॉर्निया, प्रकाशिक तंत्रिका जो यहाँ के पश्चिम भाग में होती है, और अंत में रेटिना यहाँ पर है। नंबर बा देखते हैं। नंबर बा में पूछा गया है, मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं, क्या आप कमरे में रखी वस्तुएं देख सकते हैं? यदि नहीं तो इसका कारण लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, हम वस्तुओं को उनके परावर्तित प्रकाश के कारण देख पाते हैं, जो कि अंधेरे कमरे में नहीं होता है। जो परावर्तित प्रकाश होता है वो अंधेरे कमरे में प्राप्त नहीं होता है, इसी कारण हम अंधेरे कमरे में वस्तुएं नहीं देख सकते हैं। यह इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 का सा भाग देखते हैं। इसमें पूछा गया है, यदि प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज निम्नलिखित वस्तुओं से टकराए तो उसमें नियमित परावर्तन होगा या विसरित परावर्तन होगा? तो कुछ वस्तुएं दी गई हैं और कहा गया है कि इसमें समांतर किरण पुंज हमें टकराना है। इसमें समांतर किरण पुंज अगर टकराए तो परावर्तन किस प्रकार का होगा? तो पहला शब्द है, पहला जो वस्तु है लकड़ी की मेज, इसमें होने वाले परावर्तन को हम बोलते हैं विसरित परावर्तन। नंबर 2 है दर्पण, इसमें परावर्तन जो होगा वो नियमित परावर्तन होगा। तीसरा है गत्ते का पृष्ठ, इसमें भी हमें विसरित परावर्तन होगा।
प्रकाश का, और अंत में है स्टील की थाली। स्टील की थाली में प्रकाश का जो परावर्तन होगा वो नियमित परावर्तन होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न नंबर 4 में हमें एक परिपथ दिया हुआ है, विद्युत परिपथ, और इस परिपथ को देख करके हमें प्रश्न हल करना है। नंबर आ में पूछा गया है, चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं जलता, इसके कि 3 संभावित कारण लिखना है। तो 3 संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1, जो पात्र में द्रव रखा हुआ है वह विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने दे रहा है। दूसरा कारण हो सकता है विद्युत धारा के दुर्बल होने से तंतु पर्याप्त गर्म नहीं हो सका। जब यह तंतु पर्याप्त गर्म होगा तभी इसमें प्रकाश उत्पन्न होगा। तो जो विद्युत धारा अगर पर्याप्त नहीं होगी तो यह गर्म नहीं होगा और कम विद्युत धारा के कारण ये बल्ब प्रदीप्त नहीं होगा। नंबर 3 कारण हो सकता है परिपथ के सिरे अधिक दूरी पर रखे हुए हैं। ये जो परिपथ के सिरे हैं वो ज़्यादा दूरी पर रखे होने के कारण भी विद्युत जो धारा है वो प्रबल नहीं होगी और बल्ब प्रदीप्त नहीं होगा, बल्ब नहीं जलेगा। नंबर 12 है इसका, आसुत जल को विद्युत चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जो आसुत जल होता है, शुद्ध जल होता है, उसको विद्युत का चालक बनाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, नमक घोल सकते हैं। उत्तर ये होगा, आसुत जल को विद्युत का चालक बनाने के लिए हम उसमें नमक घोल सकते हैं। इसका सा देखते हैं, खेतों में जल देने की 2 आधुनिक विधियों के नाम लिखना है हमें। तो आधुनिक विधियां कौन सी होती हैं। पहला है छिड़काव तंत्र के द्वारा और दूसरी विधि का नाम है ड्रिप तंत्र के द्वारा। ये इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 5 में आते हैं। इसमें हमें 2 भाग दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 5 का आ देखते हैं। इसमें कहा गया है, नीचे दी गई सारणी में कुछ वाद्य यंत्रों के नाम दिए गए हैं। प्रत्येक वाद्य यंत्र के सामने ध्वनि उत्पन्न करने वाले उसके कंपायमान मुख्य भाग का नाम लिखना है हमें। तो 6 वाद्य यंत्र दिए गए हैं, उनके किस भाग में ध्वनि उत्पन्न होती, कंपायमान होता है, उसका नाम लिखना है हमें। तो वीणा है, तो वीणा का जो मुख्य कंपायमान भाग होता है वह होती है तनित डोरी या तार। इसमें कंपन होने की वजह से ही हमें स्वर सुनाई देता है, ध्वनि सुनाई देती है। दूसरा है तबला या ढोलक, इसमें कंपायमान मुख्य भाग होता है तनित झिल्ली। तीसरा वाद्य यंत्र है बांसुरी, कंपायमान मुख्य भाग होता है वायु स्तंभ। चौथा है गिटार, इसमें तनित तार होता है, वो कंपायमान मुख्य भाग होता है। पांचवा है हारमोनियम, इसमें पीतल की पतली आयताकार पट्टी होती है जिसमें कंपन होने की वजह से ध्वनि निकलती है। और अंत में है छठवा झांझ, इसमें कंपायमान कौन सा भाग होता है, धातु की चपटी चक्राकार तस्तरी। 2 तस्तरियों को जब आपस में टकराते हैं तो उससे हमें स्वर प्राप्त होता है, ध्वनि प्राप्त होती है कंपन की वजह से। अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर 12, ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है, अपने शब्दों में लिखना है हमें। तो उत्तर होगा, ध्वनि प्रदूषण से मानव के लिए होने वाली हानियां क्या क्या हो सकती हैं। अत्यधिक ध्वनि से अनिद्रा, तनाव, चिंता आदि हो सकते हैं और साथ ही साथ स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बधिरता हो सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, एक दिन बूझो जूते की दुकान पर गया, वहां तरह तरह के जूते रखे थे। बूझो को वहां कोई भी ऐसा जूता नहीं दिखा जिनके सोल तले खांचेदार ना हो। जूतों के इस प्रकार के खांचेदार तले देखकर बूझो को ध्यान आया कि ऐसे खांचे तो उसने कारों, बसों
व ट्रकों के टायरों में पर भी देखे हैं। अब बताइए, नंबर आ में पूछा गया है, जूतों के सोल तले एवं कारों, ट्रकों आदि के टायर खांचेदार क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा, जूतों के सोल एवं कारों, ट्रकों के टायर खांचेदार बनाए जाते हैं क्योंकि खांचे बनाने से घर्षण बढ़ जाता है और फिसलने का डर कम हो जाता है। खांचे बनाने से घर्षण की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे व्यक्ति या कार या ट्रक में फिसलन नहीं होती, फिसलते नहीं हैं। नंबर बा है, जूतों के सोल तले किस कारण से घिस जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा, जूतों के सोल तले सतह से घर्षण होने के कारण घिस जाते हैं। यह इसका उत्तर होगा। नंबर 7 देखते हैं, वाहनों के टायर किस पदार्थ से बनाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, रबर। वाहनों के टायर रबर से बनाए जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 7, जो कि प्रोजेक्ट वर्क का है। 7 का आ भाग है, वनोन्मूलन, वनों की कमी के कारण, इससे होने वाले परिणाम, वन्य प्राणियों के जीवन पर इसका प्रभाव एवं वनोन्मूलन का स्थायी हल सोचना। इन बिंदुओं पर अध्ययन कर जानकारी एकत्रित कर लिखिए। तो वनोन्मूलन का अर्थ होता है वनों की कमी, वनों की अल्पता। इसके आधार पर हमें ये प्रश्न हल करना है। नंबर आ है, वनोन्मूलन के कारणों को प्राकृतिक एवं मानव निर्मित में वर्गीकृत करके लिखिए। तो 4 कारण लिखना है हमें। प्राकृतिक कारण क्या क्या है? जंगल में प्राकृतिक आग, बाढ़, अल्पवर्षा और पशुओं की अधिकता। पशु अधिक होंगे तो चारों की वजह से ये वनोन्मूलन होगा, वृक्षों की पत्तियों को खाएंगे पशु, जिससे अल्पता बढ़ेगी वनों की। और मानव निर्मित जो कारण है, अत्यधिक कटाई, शहरीकरण, व्यावसायिकरण और वनों का चारागाहों में परिवर्तन। वनों को चारागाह बनाए गए, वनों को काट करके घास उगाई गई उसमें, जिससे वनोन्मूलन हुआ। अगला भाग है इसका नंबर बी में कहा गया है, वनोन्मूलन से होने वाले 4 दुष्परिणामों की सूची बनाइए। तो सूची इस प्रकार से बनाना है, क्रमांक, वनोन्मूलन से होने वाले दुष्परिणाम। इसके हमें 4 बिंदु लिखना है। एक बिंदु पहले से दिया गया है, पृथ्वी पर ताप के स्तर में वृद्धि। तो दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? मौसम की अस्थिरता। दूसरा दुष्परिणाम हो सकता है ऑक्सीजन में कमी। वन कम होंगे तो हमें ऑक्सीजन की कमी भी होनी स्वाभाविक है। नंबर 4 लिख सकते हैं, वायु प्रदूषण में वृद्धि। और नंबर 5 में लिख सकते हैं, मृदा का अपरदन। चूँकि जो पेड़ पौधे की जड़ है वो मिट्टी को, मृदा को बांध कर रखते हैं, तो पेड़ नहीं होंगे तो मृदा का अपरदन होगा। अगला भाग देखते हैं, नंबर सी में कहा गया है, वनोन्मूलन से वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपने शब्दों में लिखिए एवं वन्य प्राणियों के चित्र भी चिपकाइए। तो इसका उत्तर है, वनोन्मूलन से वन्य जीवों के आवास नष्ट हो जाते हैं। वनोन्मूलन के कारण ही कई प्रकार के वन्य जीव प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं। ये इसका उत्तर होगा। और कहा गया है हमें कि चित्र चिपकाना है वन्य जीवों के, वन्य प्राणियों के। तो आप अपने भी न्यूज़पेपर की कटिंग से या अन्य माध्यम से वन्य जीवों की चित्र इस तरह से चिपका सकते हैं। अगले भाग में चलते हैं, प्रोजेक्ट वर्क का नंबर डी, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश में स्थित किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक और अर्ध प्राकृतिक स्थान है जहां वन्य जीवों को प्राकृतिक वातावरण में संरक्षित रखा जाता है।
और मध्य प्रदेश के 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, पहला बांधवगढ़, दूसरा कान्हा किसली। अगला भाग देखते हैं, वन और वर्षा में क्या संबंध है। तो इसका उत्तर होगा वन और वर्षा का परस्पर मजबूत संबंध है। जहाँ एक ओर वन वर्षा वाले बादलों को आकर्षित करते हैं, वहीं वन अत्यधिक वर्षा और बाढ़ को रोकते हैं। जो अधिक वन जो रहेंगे तो वर्षा को संतुलित करेंगे, वातावरण को संतुलित करते हैं, इसलिए वर्षा और वनों का परस्पर आपसी संबंध है। नंबर एफ देखते हैं, हमें कागज की बचत क्यों करना चाहिए। उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, नंबर एफ, हमें कागज की बचत क्यों करना चाहिए, उसकी हमें सूची बनाना है। तो इसका उत्तर होगा, हम जानते हैं कि कागज को पेड़ों से बनाया जाता है। कागज की बचत करके हम पेड़ों की कटाई कम कर सकते हैं। कागज की बचत करने की विधियां या सूची के रूप में हम इस तरह से लिखेंगे, बच्चे कागज से खिलौने बनाकर, दूसरा एटीएम से आवश्यकता पड़ने पर ही पर्ची निकालेंगे, और तीसरा कागज को पुनः उपयोग करेंगे। इस तरह से हम कागज को बचा सकते हैं या उसके उपयोग को कम कर सकते हैं। और अंतिम भाग है इसका नंबर 12, समतल दर्पण के सामने विभिन्न कोणों से आपतित किरण के लिए परावर्तन कोणों की गणना कीजिए। तो आपतन कोण हम जानते हैं कि परावर्तन कोण के बराबर होता है, जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण का मान होगा। तो नंबर 1 में है 30 अंश, तो हम जानते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, तो परावर्तन कोण भी 30 अंश होगा। और इस तरह से हम रेखा चित्र बनाएंगे, दर्पण में 30 अंश का कोण बनाते हुए, इस अक्ष से 30 अंश का कोण बनाते हुए इस तरह से आपतन कोण और ये परावर्तन कोण बनाएंगे। इसी तरह से 45 अंश के कोण के लिए 45 अंश का कोण और परावर्तन कोण भी 45 अंश। 60 अंश के कोण के लिए जो लंब के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो आपतन कोण, आपतन किरण, परावर्तन कोण भी 60 अंश का होगा। और 90 अंश के लिए जो 90 अंश का कोण बनाती है आपतन कोण, इस तरह से होगा, और परावर्तित कोण भी। धन्यवाद साथियों, अगर यह सेशन आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और डिस्क्रिप्शन में अन्य वीडियो के लिंक भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।